हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा जो पटवारी में प्रीवियस टाइम पे जो पेपर आए थे। जैसे 2017 में जब लास्ट टाइम पटवारी हुआ था, तो उस समय जो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जो उस समय का सिलेबस ज़रूर अलग था, लेकिन एक तरीके से पेपर का लेवल समझ में आ जाएगा कि पेपर किस लेवल तक आएगा। ठीक है, तो हम ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है डिस्कशन इन्हें थोड़े ब्रॉड लेवल से करेंगे, मतलब इनके सारे एस्पेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, करंट में क्या है, जैसे करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन है तो उसको हम करंट को भी कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखें। ठीक है, तो हम आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है कौन सी शिफ्ट का पेपर है, पहले इस शिफ्ट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पेपर है वो कब है, ये है 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 2017 की जो शिफ्ट फर्स्ट है वो पेपर है। ठीक, इस तरीके से ऐसे मतलब 20-22 के समथिंग टोटल पेपर हैं। तो हम सारी शिफ्टों में जितने भी पेपर हैं उनको कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छा ये डिस्कशन आपके लिए होने वाला है। तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको। ठीक है, थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलता है, बाकी फिर आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्या, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ठीक है, तो जो विधानसभा में सबसे पहले जीएसटी जो पारित किया था वो किसने किया था, असम ने किया था। ठीक है, अब जीएसटी के बारे में कुछ फैक्ट, जैसे जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। कब, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जिसमें सबसे पहले किसने लागू किया था इसको, सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था। और जो जीएसटी है ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है, 101वां। तो जो जीएसटी है वो कौन सा संवैधानिक संशोधन है, ये 101वां संवैधानिक संशोधन है, जो कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में, कहाँ पे, कौन से देश में लागू हुआ था, सबसे पहले हुआ था ये फ्रांस में। कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है, भारत में उस समय वित्त मंत्री कौन थे, पी चिदम्बरम, मतलब पी चिदम्बरम इसको सबसे पहले 2005 में सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ की सिफारिश की थी। ठीक है, तो जीएसटी में कितने स्लैब है, 5 स्लैब है। ठीक है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, इस तरीके से 5 स्लैब है इसमें। ठीक है, जीएसटी का जो उद्देश्य या आदर्श वाक्य वो क्या है, एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। क्या, एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। ठीक है, तो ये इसका क्या है, मोटिव है। और सबसे बड़ी बात, जो जीएसटी है वो किसकी रिकमेंडेशन, मतलब कौन सी समिति ने रिकमेंडेशन किया था इसको, तो इसको जो समिति है वो है विजय केलकर समिति। कौन सी, विजय केलकर समिति। ठीक है, तो उस समय 2017 में ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब शिफ्टों में पूछा गया था, तो उस समय जीएसटी आया हुआ था, तो ये उस समय काफ़ी। ठीक है, और ये कैसा टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे 2022 के एस्पेक्ट से कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे देख लें, जैसे क्या बोलते हैं, असम के जो तुम्हारे सीएम है वो कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के सीएम कौन है, अब कर ही रहे हैं तो डिस्कशन पूरे तरीके से होना चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, बिस्वा शर्मा। फिर उसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, जगदीश मुखी। ठीक है, कौन, जगदीश मुखी। तमिलनाडु के सीएम कौन है, एम के स्टालिन। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, आर एन रवि। कौन, आर एन रवि। ठीक है, उसके बाद गुजरात में भी नए बने जो भूपेंद्र भाई पटेल, उनको दोबारा कार्यकाल इनको ही मिला है। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत। कौन, आचार्य देवव्रत। ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि अभी जैसे कहाँ पे नए सीएम बने हैं, हिमाचल प्रदेश में बने हैं। ठीक है, उसके अलावा गुजरात में बने हैं। तो कई बार एमपी में व्यापक में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस मुख्यमंत्री को किसने शपथ दिलाई, तो आपको वहाँ पर राज्यपाल का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश को आपको पता ही है, मध्य प्रदेश के कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है मंगू भाई पटेल। कौन, मंगू भाई पटेल। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या है अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड्स एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है बेंगलोर। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में। ठीक है, ये क्या है, ये एक शोध संस्थान है। कैसा संस्थान है, शोध संस्थान है। ठीक है, जो क्या है, किसके अंतर्गत आता है, ये आता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। किसके, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है, इसके अधीन ये आता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1938 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अब जो कर्नाटक में उसके अलावा जबलपुर में कौन कौन से महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हैं, देखो जबलपुर इंजीनियर कॉलेज है। ठीक है, उसके अलावा जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कई बार पूछा है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है, उसके अलावा एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विज्ञान है यहीं पर। ठीक है, उसके अलावा भोपाल में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, भोपाल में हमारा है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। कौन सा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके अलावा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा मध्य प्रदेश भोज मुक्ति विश्वविद्यालय है। ठीक है, उसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके अलावा कई इंस्टीट्यूट हैं, जैसे सॉइल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उसके अलावा सतना में कौन है, अक्ष विश्वविद्यालय। कौन, अक्ष विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, भारत में कौन सा संगठन, भारत में कौन सा संगठन विज्ञान प्रगति एवं लोकप्रिय विज्ञान मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, कौन सा, भारत में कौन सा संगठन विज्ञान प्रगति एवं लोकप्रिय विज्ञान मासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। तो देखो, ये राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान। कौन, राष्ट्रीय विज्ञान संचार सूचना स्रोत संस्थान, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NISCAIR। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसका जो ये क्या है, ये मासिक विज्ञान प्रगति एक मासिक विज्ञान की प्रसिद्ध पत्रिका है। ठीक है, इसके अलावा इस अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, उसके अलावा कुछ और संस्थान जैसे राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम, तो इसकी जो स्थापना होती है कब, 1953 में। ठीक है, 1953 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो मुख्यतः कार्य है वो क्या है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, किसके अंडर काम करता है, ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अंदर में काम करता है। और जो नेहरू केंद्र है ये कहाँ पर है, मुंबई में है। इसकी स्थापना कब किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका जो मोटिव था वो क्या था, शिक्षाओं और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान लेखक संघ, क्या, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान लेखक संघ। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। देखो, भोपाल के सबसे निकट जो नदी बहती है वो कौन सी है, इसका जो राइट आंसर है वो है बेतवा। कौन सी है, बेतवा। अब बेतवा का जो उद्गम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2। ठीक है, तो जो बेतवा की लंबाई कितनी है, 575 किलोमीटर। ठीक है, और मध्य प्रदेश में इसकी है 216। ठीक है, उसके अलावा बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, ये भोपाल के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, भोपाल के पास से। ठीक है, और जो मिलती कहाँ है, यमुना नदी में, हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी है हलाली। ठीक है, उसके बाद बाह, सागर, ठीक है, बीना,
उसके अलावा हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, कितनी 13-12 किलोमीटर लंबाई है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। उसके अलावा इसको जो अमरकंटक उद्गम कहाँ से है इसका, अमरकंटक से है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो मुहाना है या फिर कहाँ पे गिरती है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। उसके अलावा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 724 किलोमीटर, कितनी 724 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। निकलती कहाँ से है ताप्ती, सतपुड़ा से, ठीक है। उसके अलावा ये भी खंबात की खाड़ी में मिलती है। उसके अलावा पार्वती नदी की बात करते हैं, 436 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। उसके अलावा ये निकलती कहाँ से है, पार्वती नदी पिथारपुरा झील से, पिथारपुरा झील, ठीक है। और ये कहाँ किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय खेल दिवस, जो नेशनल स्पोर्ट डे है वो कब मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे रहता है 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। किसकी जयंती रहती है इस दिन, मेजर ध्यानचंद की, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को हम क्यों जानते हैं, क्योंकि ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे जिनके टाइम पे मतलब 1928, उसके अलावा 1932, ठीक है। उसके अलावा 1936 में इन्होंने क्या किया, भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। उसके अलावा इनने मेजर ध्यानचंद को क्या है, द विजार्ड बोला जाता है, इनका जो नाम है वो क्या बोला जाता है, द विजार्ड, ठीक है। उसके अलावा 1956 में इनको भारत रत्न के भारत के जो तीसरा सबसे जो नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण दिया जाता है, ठीक है। इनके नाम से कई पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो कब स्टार्ट किया था, देखो जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो कब से स्टार्ट हुआ था, 1991-92, ठीक है, 1991-92। अब इसको याद मतलब डाउट मत कर लेना, क्योंकि इससे पहले 2018 से पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, क्या, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक। ये सबसे बड़ा अवार्ड है किसके, स्पोर्ट के क्षेत्र में, ठीक है। किस क्षेत्र में, स्पोर्ट के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अवार्ड है। इसमें जो फर्स्ट राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 25 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे फैक्ट हो गए इससे रिलेटेड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। किसी राज्य का राज्यपाल होता है, क्या होता है, देखो राज्यपाल क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संवैधानिक प्रमुख। अब राज्यपाल से देखो वास्तविक प्रमुख कौन होता है, सीएम होता है, राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, सीएम होता है। अब कुछ राज्यपाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे क्या, सबसे पहले राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में होता है। उसके अलावा ये सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, एक कड़ी की तरह काम करता है, ठीक है। उसके अलावा जो राज्यपाल है उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, संविधान के किस पार्ट में मिलता है, संविधान के भाग 6 में, किसमें, भाग 6 में, ठीक है। भाग 6 में इसका वर्णन मिलता है। इसके लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन किया गया है। उसके अलावा भारतीय संविधान में जो 157 से लेके 158 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रताओं की बात की गई है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष है, लेकिन क्या है उससे पहले भी इसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो पहली महिला राज्यपाल हैं उनको हम याद रख सकते हैं, वो कौन है, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे फैक्ट हो गए। अब जैसे कुछ रिलेटेड इसमें जो हमारे अनुच्छेद हैं राज्यपाल से रिलेटेड, हम उनकी बात भी कर लेते हैं, कौन कौन से हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 152। जो आर्टिकल 152 है वो क्या कहता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, ठीक है। और जो आर्टिकल 153 है, कौन सा 153 है, वो किसका वर्णन करता है, राज्यपाल के राज्यपाल के बारे में बात करता है, किसके, राज्यपाल के, ठीक है। फिर आर्टिकल जो 154 है, कौन सा आर्टिकल 154 है, वो क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन करता है, किसका, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके बारे में वर्णन करता है, ठीक है। उसके अलावा जो अनुच्छेद 155 है वो किसके बारे में बात करता है, अनुच्छेद 155 बात करता है तुम्हारे
राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, ये आर्टिकल याद रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 156, ये क्या के बारे में बात करता है? राज्यपाल के पद की अवधि बताता है। क्या बताता है ये? राज्यपाल के पद की अवधि। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? देखो, जब ये क्वेश्चन था तब उस समय कौन था आंसर इसका? तो इसका जो राइट आंसर है, और अभी वर्तमान में भी कौन है? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू ही है। ठीक है, क्या कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, कब? अक्टूबर 2020 से। ठीक है, ये कौन से हैं? 14वें नंबर के हैं, 14वें क्रम के हैं। ठीक है, जो कैग के लिए जो आर्टिकल है वो कौन से, किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है इसका? आर्टिकल 148 में। ठीक है, किस में? 148 में वर्णन किया गया। ठीक है, 148 मतलब इससे रिलेटेड 4 आर्टिकल है। 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 149 में क्या है? 149 में क्या है? कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ। किसके? कैग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल जो 150 है, 150, उसमें क्या है? संघ और राज्यों के खाते के बारे में बात की गई है। ये पिछली बार पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एमपीपीएससी का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 150 है, वो क्या बात करता है? संघ और राज्य के खाते। क्या? संघ और राज्य के खाते के बारे में वर्णन किया है। उसके अलावा आर्टिकल जो 151 है, आर्टिकल 151 हम किसकी बात करते हैं? संघ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट। मतलब ये क्या है? अपनी जो किया गया हर साल किसको रिपोर्ट देगा? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 इंपोर्टेंट इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं। दूसरा हमारा कैग हो गया। वर्तमान में हमारे कौन है? कैग? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के वनडे क्रिकेट कप्तान कौन है? भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान कौन है? तो इसका नाम है अजीत वाडेकर। राइट आंसर इसका क्या है? अजीत वाडेकर। ठीक है, कब? 1974 में। 1974 में कप्तान बने, और कप्तान के रूप में सिर्फ 2 मैच खेले थे इन्होंने। ठीक है, उसके अलावा इनको 1967 में, कब? 1967 में अर्जुन अवार्ड मिला। ठीक है, पद्मश्री मिला 1972 में। ठीक है, और अब मसूर अली पटौनी, ये कौन है? इन्हें टाइगर पटौदी भी बोला जाता है, भारत के पूर्व कप्तान है ये भी। ठीक है, उसके अलावा कपिल देव आपको पता ही है, प्रथम विश्व कप जीतने वाले हैं, भारतीय टीम के कप्तान। कब जीता था फर्स्ट वर्ल्ड कप अपने? 1983 में। ठीक है, और इनको क्या है? इनको हरियाणा तूफान के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं बिशन सिंह बेदी, ये कौन है? भारत के पूर्व भारतीय कप्तान। ठीक है, ये भी इंडियन कैप्टन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है स्माइलिंग बुद्धा नाम से किसे जाना जाता है? तो जो स्माइलिंग बुद्धा है वो क्या है हमारा? ये एक बोध गया में बुद्ध की मूर्ति है, या भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? आंसर बी। जब भारत में स्माइलिंग बुद्धा क्या है? भारत द्वारा 1974 में, कब? 1974 में, इंदिरा गांधी के टाइम था उस समय। तो 1974 में पोखरण, जो कि राजस्थान में, पहला क्या करता है? परमाणु परीक्षण किया जाता है, और जिसको क्या बोला जाता है? स्माइलिंग बुद्धा, इसको कोड नेम दिया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से भारत कौन सा 6वां देश बन गया था जिसने क्या है? परमाणु परीक्षण किया था। ठीक, तो ये जो फिर क्या है, ये मिशन बाद में अमेरिका के विरोध के चक्कर में ये बंद कर दिया गया था। फिर ये कब स्टार्ट हुआ था? 11 मई 1999 में। ठीक है, कब? उस समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो स्माइलिंग बुद्धा क्या है? आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं आपको पता ही है, 24। तो इसका राइट आंसर क्या है? 24। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जो एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर गहरे नीले रंग में क्या है? प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ इसमें क्या है? 24 धार्मिक जो तीलियाँ होती हैं वो क्या है? धार्मिक मार्गों का
वर्णन करती हैं, ठीक है, किसका, धार्मिक मार्गों का वर्णन करते हैं, ठीक है। और जो भारत का झंडा है उसको किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया, ठीक है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था और इसको जो भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को, ठीक, संविधान सभा द्वारा ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हमारे देश में शुरू किए गए उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। तो जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। क्या था ये, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो किसने स्टार्ट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी ये। इसमें क्या था, 1987 में ये स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जब क्या है, राजीव गांधी एनपी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के तुरंत बाद इसको शुरू किया गया था, ठीक है। इसके पीछे जो कई सारे फैक्ट थे, मतलब कई उद्देश्य थे। एक तो क्या, बेसिक सुविधाएं स्कूलों में बढ़ाना, ठीक है। उसके अलावा मतलब न्यूनतम जो आवश्यक सुविधाएं हैं स्कूलों में, जैसे बोर्ड, ठीक है, उसके अलावा शिक्षक जैसी जो आवश्यकताएं उनको बढ़ावा देना, ठीक है। उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान कब 2001 में स्टार्ट हुआ था, कब, अटल बिहारी के समय पे। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। उसके अलावा ऑपरेशन चाक या डस्टर, ऐसा कोई मिशन नहीं था। इसके अलावा जो सभी के लिए शिक्षा था, जो कब हुआ था, 2000 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था, सभी के लिए शिक्षा आंदोलन सभी बच्चों, युवा और वयस्कों के लिए क्या करना, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। आपको विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में दिखेगा, विक्टोरिया मेमोरियल अगर आपको देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, कोलकाता, ठीक। ये कब बना था, ये 1906 और से लेके 1921 के बीच में इसको बनाया गया था। 1906 से लेके 1921 के बीच में महारानी विक्टोरिया के भारत में 25 साल के शासन में के उपलब्ध में इसको बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो मध्य प्रदेश की किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबलपुर की। किसकी, राइट आंसर क्या है, जबलपुर का, ठीक है। तो जबलपुर की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, इसको भी याद रखना, फैक्ट से 81.07%, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है इंदौर 80.87%, ठीक है। थर्ड नंबर पर भोपाल आती है 80.37%, और फिर बालाघाट में जो है वो कितनी, 77.09%, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है वो कितनी है, 69.32%, ठीक है, कितनी, 69.32%, ठीक है। इसमें पुरुष साक्षरता जो मेल है वो कितनी है, 78.73%, 78.73, और जो फीमेल की है वो कितनी है, 54.49। ये आंकड़ा एक बार देख लेना, ये 54 नहीं है, ये 78 है, 69, 59 है, शायद 58 है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, और कमेंट में बताना, ठीक है। उसके अलावा सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कहाँ है, अलीराजपुर में। कहाँ पर, अलीराजपुर में। ये देश की सबसे कम साक्षरता दर है और ये कितनी है, 36.1% है, ठीक है। उसके अलावा फिर कौन से सेकंड नंबर पर है, झाबुआ, जो सबसे कम, ठीक है, 43.3%। तो ये फैक्ट आप याद कर लेना, यहाँ से श्योर क्वेश्चन आपको बनेंगे, भले ही प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, लेकिन पूरे संभावना है कि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। आंसर ये क्या है, निकाई श्रेणी, ठीक है, गुडविल शिखर, बेल शिखर, कास्केड श्रेणी। तो जो तुम्हारा विंध्य श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुडविल शिखर है, ठीक है। गुडविल शिखर है वो इसकी ऊंचाई कितनी है, 2467 फीट, ठीक है,
2467 फीट है, ठीक है। इसे कुलमट चोटी या कुलम्बे चोटी के नाम से भी जाना जाता है। ये चोटी है कहाँ पर है? दमोह में, मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित है ये, ठीक है। उसके अलावा जो विंध्य श्रेणी है वो कहाँ कहाँ पे फैली है? विंध्य श्रेणी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। और जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? धूपगढ़ है, ठीक है, धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी? 1350 मीटर, ठीक है। महादेव श्रेणी में स्थित है, ठीक है, महादेव श्रेणी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, रीवा में कौन सी नदी पूर्वा जलप्रपात बनाती है? रीवा में कौन सी नदी पूर्वा जलप्रपात बनाती है? तो ये बनाती है तमस नदी। कौन सी? तमस। इसका राइट आंसर कहाँ पे है? टोंस या तमस नदी, ठीक है। पूर्वा जलप्रपात कहाँ पे है? रीवा में। कहाँ पे? तमस नदी में। टोंस नदी, तमस नदी रीवा पठार की 70 मीटर का ऊर्ध्वाधर जलप्रपात बनाती है, ठीक है, जिसको किसे पूर्वा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो है चचाई जलप्रपात, ठीक है। देखो, जो मध्य प्रदेश का जो अभी जो लेटेस्ट में हम देखते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? वो है बहुटी वाटरफॉल। कौन सा? बहुटी वाटरफॉल। जो कौन सी नदी पे है? सेलर नदी पे, जो किसकी सहायक नदी है? जो तुम्हारी टोंस या तमसा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसकी जो बहुटी जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी? 198 मीटर, ठीक है। और जो तुम्हारा चंबल नदी पे है वो है चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया जलप्रपात, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है, इसको याद रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत के सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाह मंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन है हमारे वो सड़क और परिवहन मिनिस्टर? नितिन गडकरी, ठीक है। कौन है इसके राइट आंसर? उस समय भी नितिन गडकरी थे और अभी भी वर्तमान में भी नितिन गडकरी है, ठीक है। ये कहाँ से है? महाराष्ट्र राज्य के सांसद हैं, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अप्रैल 2022 तक। उसके अलावा ये भारत के सरकार के जहाजरानी मंत्री हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भी हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे पीयूष गोयल हैं, ये कौन है इस समय? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। उसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ठीक है। अभी इनके पास कपड़ा मंत्रालय भी है, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हारे सुरेश प्रभु हैं, ये रेल मिनिस्टर थे, जो कि अब हट चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा राधा मोहन सिंह जो कौन है? पूर्व कृषि मंत्री हैं, ठीक है, ये भी हट चुके हैं। तो अभी करंट में दो ही हैं, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? नितिन गडकरी। सोनगिरी जो एक तीर्थ स्थल है, किसका? जैन लोगों का, ठीक है। तो ये किसका? जैन लोगों का तीर्थ स्थल है। अब ये सोनगिरी है कहाँ पे? सोनगिरी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? दतिया में। हाँ, फिर उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। क्या है? सिंध और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। रायसेन, विदिशा, अशोकनगर और भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अशोकनगर। क्या है? अशोकनगर। जब मध्य प्रदेश का नक्शा देखना और उसमें भी तुम रिवर्स जब पढ़ोगे तो देखना यहाँ पे क्या है? सिंध है, ठीक है। कौन सी? सिंध नदी है, ठीक है। उसके नीचे बेतवा रिवर बह रही है, ठीक है, ठीक है। सिंध के नीचे बेतवा रह रही है, फिर यहाँ दसान है, ठीक है। उसके अलावा केन है। तो यहाँ पे तुम देखना सिंध और बेतवा के मध्य में क्या है? अशोकनगर स्थित है, ठीक है। अब जैसे इसमें अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच में है, ठीक है। उसके अलावा जैसे रायसेन है, रायसेन काय के लिए? रायसेन में किला है, ठीक है। सांची स्तूप है, उसके लिए फेमस है। विदिशा किस लिए फेमस है? विदिशा मध्य प्रदेश में प्राचीन शहर है, ठीक है। शुंगनाग, सातवाहन आदि के यहाँ महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में रहा था। बेशनगर विदिशा का पुराना नाम है, ठीक है। वेलस भी विदिशा को बोला जाता है। अरे इसका अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी और खंडहरी गुफाएं कहाँ स्थित है?
उदयगिरी और जो खंडगिरी गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, वो उड़ीसा में राज्य में, ठीक है। भुवनेश्वर के पास है ये, कहाँ पर, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उड़ीसा है। भुवनेश्वर के पास 2 पहाड़ियों में प्राचीन भारत के जो क्या है अद्वितीय स्मारकों की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके अलावा उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, देखो इनको बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। इसमें इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पे है, कुमारी पर्वत के रूप में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है हमको, हाथी गुफा शिलालेख में। कहाँ पर, हाथी गुफा शिलालेख में, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो कौन कौन से धर्मों से संबंधित है, ये बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित है, ठीक है। किस किस से, बौद्ध और जैन धर्म। जो हमारा आखिरी सवाल है 18वां, मतलब 20, उसके अलावा फिर हम मैथ स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो आंसर है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। 1 नवंबर 1956 से लेकर कब तक, ये 31 दिसंबर 1956 तक रहे थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल। हेलो दोस्तों, अब जो दूसरा पोर्शन है इसमें हम किसकी बात करेंगे, मैथ की और रीजनिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि 1 अप्रैल 1998 को क्या है, बुधवार है। कौन से दिन, 1 अप्रैल 1998 को, ठीक है। कौन सा दिन पड़ रहा है, बुधवार। अब अपन को निकालना कौन सा है, 25 दिसंबर 1998 को, ठीक है। 25 दिसंबर 1998 का दिन निकालना। तो देखो एक, अब अपने पास कितने दिन, कितने महीने, मतलब एक ही साल में गणना करनी है, तो क्या है, हर महीने में जितने डे है वो काउंट करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और दूसरा मेथड नहीं है, ठीक है। तो अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, ठीक है। तो 1 अप्रैल तो काउंट हो ही गया, अब 29 दिन और बचे, ठीक है। उसके अलावा आते हैं मई, मई में कितने दिन होते हैं, 31। फिर आते हैं जून, जून में कितने होते हैं, 30, ठीक है। जुलाई, जुलाई में कितने होते हैं, 31। अगस्त, अगस्त में कितने होते हैं, 31, ठीक है। फिर आते हैं सितंबर, सितंबर, ठीक है। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30। फिर अक्टूबर, अक्टूबर में कितने होते हैं, 31, ठीक है। नवंबर, नवंबर में 30, ठीक है। और दिसंबर में अपन को कहाँ तक काउंट करना है, 25 दिसंबर। तो 25 दिन जी, इनको टोटल किया कितने हो रहे हैं, 268, ठीक है। 268 अब कैसे डिवाइड करेंगे, 7 से, ठीक है। तो 7 से डिवाइड किया तो 38 बार टोटल चला गया, कितना रिमाइंडर कितना बचा, 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 दिन जोड़ देंगे, किसमें, बुधवार, बुधवार में 2 दिन जोड़ देंगे, ठीक है। तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो कौन सा पड़ेगा, 25 दिसंबर 1998 को दिन शुक्रवार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, शुक्रवार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है, 1 मिनट, जैसे क्वेश्चन है कि समीकरण है, क्या है, हमको समीकरण दिया हुआ, क्या, 2x + 3y बराबर 8, क्या, 2x + 3y = 8। समीकरण है 5x + 4y = 13। तो अपन को क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो देखो मेथड बहुत सारे हैं, आपने भी सीखे होंगे। इसको समीकरण 1 मानो, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 का इधर कर दो, देख लो। अब क्या करते हैं हम, चलो इसी मेथड से चलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले इधर करते हैं 5 का मल्टीप्लाई और इधर करते हैं 2 का, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो जब मैं ये वैल्यू कट गई तो पंक्ति 15 और 4 दूनी 8, 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 7, ठीक है। तो ये बचा 7, 22, किसके, पॉजिटिव का, ठीक है। 8 × 5 = 40 और 13 दूनी 26, ठीक है। तो 40 में से 26 गए, कितने बचेंगे, तो ये बचेगा हमारे कितना, 14, ठीक है। ये भी पॉजिटिव का बचेगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2, ठीक है। अब y की वैल्यू जब 2 आ गई तो x की वैल्यू अपन क्या फाइंड कर लेंगे,
x की वैल्यू क्या आएगी, देखो अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की जगह y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2x + 6 = 8। तो x बराबर क्या आ गया 1। तो ये क्या आ गया 1 और 2। राइट आंसर क्या हो गया इसका 1 और 2। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं होती हैं क्या कहलाता है। देखो 8 भुजाएं जिसमें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, अष्टभुज बोलते हैं। क्या है इसका, अगर 6 भुजाएं होती तो षटभुज बोलते, 5 भुजाएं होती पंचभुज बोलते, 10 भुजाएं होती दसभुज बोलते। ठीक है, 3 भुजाओं को त्रिभुज बोलते हैं और 4 भुजाओं को चतुर्भुज। ठीक, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1575 से गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है वो, इनमें तुम्हें क्या है सबसे छोटी संख्या निकालनी है कि 1575 में अगर उस संख्या का गुणा किया जाए तो ये क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका क्या करते हैं हम एलसीएम फाइंड करते हैं, किसका 1575 का। ठीक, 1575 का जब एलसीएम निकालोगे तो ये क्या है ऐड कर लो, 2 से तो नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 से जा रहा है, 5 6 6 से 12 13 13 और 5 18, 3 से चला जाएगा। ठीक, 3 से चला जाएगा तो इस पे 15 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 पे 15। ठीक है, अब फिर दोबारा 3 से चला जाएगा, देखते हैं 3 एकम 3 तो 12 3 एकम 3 और ये 2 7 21 और 3 पे 15। ठीक है, चला गया। हाँ, अब नहीं जाएगा, 7 1 8 8 5 नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से। ठीक है, 15 15 और 55 25। ठीक है, फिर 5 से चला जाएगा, 5 7 35 और 7। अब इसमें जो अगर किसका देखो दो, ये तो फैक्टर बन गए पूर्ण वर्ग 5 5 3 3। अब अगर 1 और 7 का मल्टीप्लाई इसमें अगर कर दिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा 7। ठीक है, अगर 7 का मल्टीप्लाई सबसे छोटी संख्या कौन है 7, अगर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये क्या होगी इसका रूट बन जाएगी। ठीक, अब हम चलते हैं अगली संख्या, अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 5वां है। ये क्या है, यदि 8075 को 2 अंकों की संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तब इन संख्याओं का योग क्या है। अगर आपको मतलब ये कह रहा है कि इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, कितने 2 अंकों की संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो यहाँ भी इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 8075 इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 5 5 17 और 19। ठीक है, 19। ठीक है, क्या आएगा 5 5 17 और 19। अब देखो 17 और 19 का गुणा करेंगे तो 3 अंकों की संख्या बनेगी, तो वो क्या कह रहा है 2 अंकों की संख्या, तो 5 × 17। ठीक है, 17 × 85। ठीक है, 19 × 5 तो ये हो गया 95। तो उनका क्या है वो समेशन पूछ रहा है, मतलब जोड़ पूछ रहा है। ठीक है, तो 85 और 95 कितना हो गया 180। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू पुट हो रही है इसमें 180 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब्दुल एक पुस्तक है जिसमें 100 प्रश्न है, मतलब उसके 25 प्रश्न पढ़ता है। तो अब्दुल क्या पढ़ रहा है, यहीं लिखते जाओ साथ में। अब्दुल क्या कर रहा है 1/4 पढ़ रहा है। ठीक है, 25 मतलब 1/4। और अकबर क्या कर रहा है, अकबर पढ़ रहा है 1/2। ठीक है, बात कौन सा कथन सही है। अब्दुल ने अकबर की तुलना में आधा पढ़ा है, अब्दुल ये रहा अब्दुल और ये रहा अकबर, तो 1/4 1/2 का आधा है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2 की कौन सी घात 2/10 की आधी है। क्वेश्चन है 2 की कौन सी घात 2/10 की आधी है। तो देखो 2 की कौन सी घात, अब इसमें ये ऑप्शन दिए हैं तो क्या करेंगे इसके लिए हम, जैसे वो क्या कह रहा है 2 की कौन सी घात पहले 2/10 की आधी निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो गया ये 2 की पावर 9, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 2 की पावर 9। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है, क्या कह रहा है वो, कोई एक आयत है जिसका विकर्ण कितना है 65 सेंटीमीटर है, आयत का विकर्ण कितना है 65 और एक भुजा कितनी है 63 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबी है, तब दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। क्या है, तो दूसरी भुजा, तो आयत में विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आयत में विकर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक। तो लंबाई का विकर्ण का स्क्वायर 65 का स्क्वायर, लंबाई मतलब एक भुजा अपन को दी है, लंबाई फाइंड करनी है, तो चौड़ाई अपन को दी है, ठीक है। चौड़ाई कितनी दी है अपन को 63, ठीक है, 63 का स्क्वायर, ठीक है। तो 65 का स्क्वायर कितना होगा 4225, लंबाई का स्क्वायर, और 63 का कितना होगा 3969, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, लंबाई निकल के आएगी √256, ठीक है। तो ये कितनी होगी लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमको औसत फाइंड करना है किसका, 17, 21, 27, 18, 17, ठीक, कितना 17। तो इसमें क्या है, औसत का सिंपल सा फॉर्मूला है, सभी प्रेक्षकों का योग बटे सभी प्रेक्षकों की कुल संख्या, ठीक है। तो 17, 21, 27, 18 और 17 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 20, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे 20। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए समीकरण का मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इसको डिवाइड कर लो। इसको 125 को 6 से 25 मतलब 5 √5, ठीक है, एक्स बटे √5। तो ये कितना आ गया √5 इंटू √5, एक्स इक्वल्स टू √5 इंटू √5, ये आ गई 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 5, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक एक्स वाई और जेड क्रम से दिए हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक्स वाई जेड दिए हैं, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्या दिया है 14, वाई इंटू जेड 10 दिया है, और जेड इंटू एक्स क्या है 35 दिया है। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड देना है, ठीक है। तो क्या करो, या तो वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है, नहीं तो क्या करो, इनको आपस में वहीं से निकाल लो, ठीक है। अब जैसे एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 14, ठीक है, वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 10, ठीक है, जेड इंटू एक्स इक्वल्स टू 35, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, अब इसमें क्या करो, वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। अब देखो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या मान है। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू मान लो 7, ठीक है, और वाई की वैल्यू मान लो क्या 2। तो अगर अपन ये मानते हैं तो क्या है 7 इंटू 2 40, ठीक है, ये वैल्यू पुट हो रही है यहाँ पे। फिर वाई इंटू जेड, ठीक है, वाई इंटू जेड, वाई को क्या माना अपन ने 2 और जेड को क्या माना 5, ठीक है। तो ये वैल्यू भी संतुष्ट हो रही है, ठीक है। जेड अब कितना है 5 और एक्स कितना है 7, तो ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये हमने सही माना, क्या एक्स इक्वल्स टू 7 मान लो, वाई इक्वल्स टू 2 मान लो, और जेड इक्वल्स टू 5। इनको ऐड कर लो, 7, 5, 12, 13, 14। तो राइट आंसर क्या हो गया 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, ए से रिलेटेड है। जब उन्होंने 7 वर्ष पूर्व विवाह किया तब एक पति और पत्नी उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी है 27 वर्ष है। देखो एक्स वाई, इसको हस्बैंड मान लो, इसको वाइफ, ठीक है। अब 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, वर्तमान ये हो गया, क्या हो गया, ये वर्तमान हो गया, ठीक है। वर्तमान आयु कितनी है उनकी, 27
एक्स और वाई है, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व कितनी हो गई, 7 ईयर बिफोर, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो गई, औसत आयु कितनी हो रही है, 27, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन क्या है। सबसे पहले हम किस पर ध्यान देते हैं, अलग तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। उससे थोड़ा देखो सॉरी, हमको गिवन क्या दिया है, 7 वर्ष पूर्व विवाह किया था, तब एक पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, कि एवरेज कितनी है, 27, ठीक है। और जो अभी करंट है, प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में एवरेज हस्बैंड, वाइफ और सन की कितनी है, एवरेज 24, ठीक है, कितनी है 24। तो अब तो इनकी आयु का योग कितना होगा, 7 वर्ष की हस्बैंड और वाइफ की, एवरेज 27 है, तो कितना होगा 27 × 2 54, ठीक है, कितना 54, ठीक है। उसके अलावा अभी जो वर्तमान में क्या होगा, इनकी आयु को पति और पत्नी की वर्तमान में आयु का योग कितना होगा, प्रेजेंट में, क्योंकि ये 7 वर्ष पूर्व है तो साथ साथ दोनों की आयु में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 54 + 7 + 7 = 68, ठीक है, कितना 68, ठीक है। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की आयु का वर्तमान योग कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में इनका क्या है, 24 × 3 72, ठीक है। तो इनके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 72 - 68 = 4 ईयर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 4 ईयर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, क्या करना है, यहाँ पे हमको x का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू दो तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है x को, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो दो मेथड है, या तो आप क्या करो कि मतलब इनमें कॉमन देख लो, जैसे 3 में काय का मल्टीप्लाई करें 4 का तो 12 आ रहा है, ठीक है। 6 में काय का मल्टीप्लाई करें 4 का 24 आ रहा है, ठीक है। और 2 में भी क्या है, किसका मल्टीप्लाई करें 4 का, तो क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अगले सवाल चलते हैं हम। जो अगला हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन, कितनी लेंथ कितनी है, 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 0.4 मिनट में एक खंबे को पार करती है, कितने टाइम कितना है, 0.4 मिनट एक खंबे को पार करती, एक 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो सिंपल से फॉर्मूला है कौन सा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो ट्रेन की चाल कितनी है, स्पीड निकालनी है हमको, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रेन की जो दूरी डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर, ठीक है, कितनी है 300 मीटर, एक खंबे को पार करने में कितना समय ले रही है, 0.4 मिनट, ठीक है। कितनी ले रही है, 0.4 मिनट, ठीक है। अब इसको जब स्पीड निकलेगी, क्या निकलेगी, 750 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो इसको पुल पार करने में कितना समय लगेगा, 450 पुल की लंबाई, ठीक, 300 इसकी खुद की लंबाई, कितनी 450 और 300 750, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी हो गई और टोटल समय कितना हो गया, 750, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 मिनट, ठीक है, कितना 1 मिनट देगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 1 मिनट। टोटल डिस्टेंस बटे स्पीड निकल आई, स्पीड कितनी आई 750 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपको देखो यहाँ यूनिट मीटर और मिनट में दिया है, ठीक है। अगर किलोमीटर में देता तो अपन इसको मीटर में कन्वर्ट करते, मीटर पर सेकंड में, तो उस तरीके से फाउंड आउट करते, लेकिन यहाँ मीटर पर मिनट में सारी वैल्यू दी है तो बिल्कुल डाउट नहीं पड़ना है, यहाँ पे अपन को सारा वैसा वैसा ही रख देना है एज इट इज, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है,
श्रेणी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको कैसे हम निकालेंगे, जैसे श्रेणी दी है उसने 5, 10, 15, 20 के 15वें पद का मान निकालिए। तो श्रेणी का जो Tn पद है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, फर्स्ट पद, ठीक है, प्रथम पद बोलते हैं जिसको, और यहाँ पे डी होता है वो क्या होता है, सर्वांतर, ठीक है। क्या बोलते हैं, डी को सर्वांतर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो कितना है, 5, तो 5 × 5 सॉरी 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से लिख दें, मैं डाउट में पड़ जाता हूँ कभी कभी क्या लिख दिया। देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए क्या है अपना 5, ठीक है। n कितना, कौन सा पद निकालना है अपन को, 15वां, ठीक है, -1 और डिफरेंस कितना है, दो पदों के बीच में 5। अब इसको सॉल्व आउट करो, ठीक है। 5 + 14 इंटू 5, क्या 5 + 14 इंटू 5, 14 पंया 70, और इसका जो राइट आंसर हो गया T15 कितना आएगा, 75। तो इस श्रेणी का 15वां पद क्या होगा, 75, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुणाल और गणेश की जो वर्तमान आय के बीच का अनुपात कितना है, कुणाल और गणेश, ठीक है, प्रेजेंट में जो इनकी आय के मध्य डिफरेंस है वो कितना है, 3:5, ठीक है। अब से 4 वर्ष बाद, क्या 4 ईयर आफ्टर, ठीक है, 4 वर्ष बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है, कुणाल है जो गणेश से कितना छोटा है, 12 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक काम करो, क्या किया उसने 4 वर्ष बाद की वो डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस अपन यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, दोनों की एज में से कितना 8 घटा दो, ठीक है, 4 इसकी और 4 इसकी 8, ठीक है। तो क्या होगा, एक काम करो, ठीक है, 3x इंटू 5x इसको मान लो, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू कितना है, 12, ठीक है। 5x माइनस 3x, देखो एज गैप तो हमेशा ही उतना रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 6, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो कुणाल की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, कुणाल की जो वर्तमान आयु है 6 × 3 इक्वल्स टू 18 ईयर। तो राइट आंसर क्या हो गया, 18 ईयर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या अपन को समझ में नहीं आए तो आप क्या करना, कमेंट में बोल देना, मैं उस चीज़ को दोबारा से समझा दूँगा। या फिर मैं अगर कभी कोई टॉपिक वाइज मैथ की वीडियो बनाए तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ वो शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। कई लोगों को ये शायद समझने में दिक्कत हो कि ये कैसे आ गया, तो हम उस चीज़ को आगे समझ लेंगे अगर मैथ की वीडियो बनाए तो, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, जब संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 47 प्राप्त होता है। किससे, जब संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है। तो अब वो पूछ रहा है यह संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखो इसका सिंपल सा कोई नहीं है, क्या है, 300 जब संख्या 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है, ठीक है। अब दो मेथड है, या तो इसको ऐड कर लो 19 से डिवाइड कर दो, नहीं तो सिंपल सा मेथड ये है जो शेषफल बताया 47, इसको कैसे 19 से डिवाइड करो, 19 दूनी 38 और क्या कितने बचे 9 रिमाइंडर बचा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक समान त्रिज्या और अगला क्वेश्चन जो हमारा वो क्या कह रहा है, एक समान त्रिज्या और ऊंचाई वाली एक शंकु के एक बेलन के आयतनों के मध्य अनुपात निकालना। किसके, एक समान त्रिज्या और ऊंचाई वाली किसके, शंकु और बेलन के आयतनों के मध्य। तो इनके दोनों भी फॉर्मूले पता होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू पाई r² इंटू h, ठीक है। और इसका रेशियो किसके साथ बनाना, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, ठीक है, पाई r² h। तो कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, पाई कट रहा है, r² कट रहा है, h भी कट रहा है, ठीक है। तो जो रेशियो बनेगा वो कितना रेशियो, सॉरी शंकु का क्या होता है 1/3 होता है,
ठीक है। तो रेशियो बनने का वो क्या बनेगा 1:3, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 1:3। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू को क्या करना है सिंप्लीफाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 27 डिवाइड बाई 3 टू पावर 4 तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको भी स्क्वायर रूट बना लेते हैं, 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 4, ठीक है। इसको -5/3 है, तो इसको क्या करते हैं हम 3 की पावर -5/3 इंटू ये क्या हो गया 1/3, तो ये हो गया -7/3, क्या हो गया ये 3 -7/3 इंटू 3 टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 3 टू द पावर -7/3, ठीक है, -7/3। अब ये ऊपर गए, इससे कटे मतलब ए की पावर n अपॉन ए की पावर n, तो क्या होगा घट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 की पावर 29, 27, 4, 3, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है 3 की पावर 4, तो इसको इससे डिवाइड काट देते हैं अपन, ठीक है। अब क्या बचा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर माइनस अपॉन 5/3 3 की पावर -7/3, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा सारा ऐड करके क्या आएंगे, ये हो गया तुम्हारा 3 की पावर 9 -5 -7 बट डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये आ गया 3 की पावर -1 और ये हो गया 1/3। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया 1/3। अब जो मैथ में हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, ठीक। तो 3 से डिवाइड का रूल क्या है कि सबका अगर जोड़ करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो ठीक है। तो एक काम करो सबको जोड़ लो, ठीक है। अब जोड़ोगे 2 + 8 + 7 + 6 + 4 + 3 + 2 + 3, तो ये कितना आ गया 35। 35 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे ही इसको जोड़ दो 9 8 + 6 से 12 12 13 14 15 15 8 + 9 कितने हो गए 32, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। फिर 2 3 2 5 5 4 9 9 5 10 14 6 + 7 + 8 35, ठीक है। तो 5 3, ठीक है। तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब आते हैं लास्ट में क्या 4 6 4 10 दोबारा, तो 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया 12। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा क्या है हिंदी का पोर्शन आ गया, ठीक है। हिंदी के पोर्शन में हम बात करते हैं स्वर रहित व्यंजन की बात करते हैं, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन कौन से होते हैं, देखो जितने भी व्यंजन हैं जैसे का आ स्वर सहित व्यंजन बोल रहा है, कौन सा स्वर सहित व्यंजन। तो जितने भी व्यंजन जैसे का खा गा घड़ा सब, तो जिनके क्या है का प्लस आ, ठीक है। जैसे खा प्लस आ, ठीक है। गा तो गा प्लस आ, इस तरीके से क्या बनता है व्यंजन बनता है, किससे आ के योग से, ठीक है। बाकी ये ला है ये क्या है व्यंजन है, इसमें से आ का लोप हो चुका है, ठीक है। ई है ये स्वर है ही, तो वो पूछ क्या रहा है व्यंजन पूछ रहा है, ई ऑलरेडी स्वर है। माँ इसमें से भी क्या है आ को निकाल लिया गया है क्योंकि ये व्यंजन ही बचा है, ठीक। तो क्या है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है का, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो क्या कहलाते हैं, नाक तथा मुख से होता है उनको हम क्या कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक कौन कौन से होते हैं देखो अनुनासिक, ठीक है।
अनुनासिक हमारे कौन कौन से होते हैं, जिनके ऊपर बिंदी होती है, ठीक है। कौन कौन से अनुस्वार कौन कौन से होते हैं, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, ठीक है, उनकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुसार, जैसे चंद्र बिंदु रखते हैं ना, ये वाली, ठीक है। और फिर होते हैं अयोगवा। अयोगवा कौन से होते हैं, अनुस्वार जिनके ऊपर बिंदी आती है और विसर्ग आते हैं, जैसे अम और अह, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल और व, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है अनुनासिक, जिनका उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से होता है, ठीक है। अनुनासिक स्वर में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। इनके ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं या बिंदु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। क्या कह रहा है, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है, रा से पूर्व, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है, तो रा से पूर्व या स्वर, जैसे कि कई वर्ण है तो इनको क्या बोलते हैं, प्राचीन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रा से पहले यह स्वर रहित व्यंजन है तो उससे पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, तो उसके इस व्यंजन को पैर लगने के कारण इसे क्या कहते हैं, व्याकरण की भाषा में पादन कहा जाता है। जैसे कई वर्ड है, कैसे, जैसे प्राण, ठीक है, प्राण, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है, ठीक है, तो ये जैसे प्राण हो गया, प्राचीन हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके अलावा जैसे ह्रास हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, प्राचीन वर्ण है, क्या है, प्राचीन वर्ण है, इनको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, ठीक है। वर्तनी की त्रुटियों में अर्थ से वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतर, ठीक है, अंतर, ये सही वर्ड है, ठीक है। उसके अर्थ में संदर्भ में भी आय संरचना के अर्थ से इसका जो राइट आंसर हो गया है अंतर, ठीक। तो इसका अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसा चांद सुंदर चेहरा, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। किसका, निपात। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, चांद से तुलना कर रहा है, किससे, चांद से, किसकी, उसके मुंह की। तो जब तुलना करते हैं तो क्या है, सा, सी से ऐसे वर्णों का, ठीक है, या ही, भी, तो, इन तीनों निपातों के प्रयोग से वाक्य की सार्थकता समाप्त हो रही है। अगर ही का यूज करोगे तो क्या है, सार्थक नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे भी और तो, ये सारे वर्ण क्या है, सार्थक नहीं। तो यहाँ पे जैसे कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, इनमें अलंकार में जब अपन पढ़ते हैं तो देखते हैं उपमा अलंकार, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इस चीज़ को चेक करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बाण का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है, किसका, बाण, ठीक है। तो बाण का पर्यायवाची कौन कौन से, तीर, ठीक है, उसके अलावा शर, ठीक है, उसके अलावा सहायक, ठीक है, उसके अलावा वे, शिख, उसके अलावा अशुभ, ठीक है। उसके अलावा जैसे प्रसून, प्रसून काय का पर्यायवाची फूल का, ठीक है, तो कुसुम, उसके अलावा पुष्प, ठीक है, पुष्प और फूल, ठीक है। अम्बक, अम्बक काय का है, अश्व का, तो अश्व को क्या बोलते हैं, वाजी, ठीक है। हाय, घोटक, ठीक है, सेंधव और अश्व, अश्व। यातुधान, यातुधान काय का है, अडिग, अपने मतलब कहते नहीं है, आप अपनी बात पे अडिग रहो, ठीक है। अचल, जिसको चिगाया ना जा सके, ठीक है, अचल, ध्रुव, तो यातुधान, ठीक है, अविचल, ठीक है। तो ये काय के यातुधान के पर्यायवाची, ठीक है।
अडिग, अचल, ध्रुव और अविचल। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जिनकी 4 भुजाएं हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो 4 भुजाओं के लिए हम क्या करें, चतुर्भुज। कौन सा, चतुर्भुज। तो इसका राइट आंसर है चतुर्भुज। ठीक है, अब जैसे कई भुजाओं वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुभुज। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब ये किसके लिए एक शब्द है, कई भुजाओं वाला, कई भुजाओं वाला। ठीक है, 4 भुज, कोई उपयुक्त वाक्यांश इसके लिए कोई ऐसा 4 भुज के लिए नहीं है, चतुर्भुज के लिए है। अब चतुरानन, 4 आनन या 4 मुख वाला। ठीक है, जैसे ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होगा, चतुरानन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है। तो देखो, लौट कर आया के लिए एक शब्द क्या है, प्रत्यागत। ठीक है, क्या है इसके लिए, प्रत्यागत। ठीक है, और प्रगत है उसके लिए क्या है, प्रगत काय के लिए जो चल पड़ा हो, जो चल पड़ा हो, उसके लिए क्या है, एक वर्ड क्या है, प्रगत। ठीक है, आगत, आया हुआ, किसके लिए, आया हुआ। स्वागत, किसी के लिए स्वागत करते हैं तो उस समय उस वर्ड को हम यूज करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देवर्षि का संधि विच्छेद कीजिए। तो देवर्षि का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। तो इसका राइट आंसर हो गया देवर्षि। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। देखो, अब टेस्ट है, मैं यहाँ पे आपको पूरी संधियाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो इसी से उस तरीके से ही है। कई चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी तो जब हम टॉपिक वाइज जैसे संधि समास कभी पढ़ेंगे, हालांकि आप संधि समास कहीं से पढ़ रखा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो गुण संधि में क्या होता है, अब चलो गुण संधि आई है यहाँ पे तो थोड़ा उसको डिस्कशन कर लेते हैं। गुण संधि में क्या होता है, आ या आ के साथ ई का मेल होने पर, इसका ई का मेल होने पर क्या बन जाता है, ए, ऊ और बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, और अगर ओ प्लस री मिलता है तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ठीक है, तो देव प्लस ऋषि, देवर्षि। तो इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है, जैसे देव, इंद्र, आ प्लस, देखो देव प्लस इंद्र। ठीक है, यहाँ पे बा में लास्ट में क्या आया, व प्लस आ, तो आ, यहाँ पे ई आया तो क्या है, देवेंद्र, बड़ा बन गया, क्या, देवेंद्र। ठीक है, तो बड़ा। ठीक है, तो क्या, आ प्लस छोटी ई की मेल से क्या बनी, बड़ी। ठीक है, ऐसे ही देव प्लस ऋषि से क्या बन गया, देवर्षि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, रक्षक का विलोम। ठीक है, अब क्या हमें विलोम बताना है, रक्षक का विलोम क्या होगा, भक्षक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, भक्षक। ठीक है, रक्षा का विलोम क्या होगा, विनाश। ठीक है, राक्षस का देवता, कवच का जग। ठीक है, और भक्षक का रक्षक। तो इस तरीके से ये। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है, टी प्रत्यय से बना निम्नलिखित में से कौन है। टी प्रत्यय से बना निम्न में से कौन है। तो देखो, टी प्रत्यय से बना, प्रत्यय क्या होते हैं, पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ठीक है, दो चीज होती है, एक तो होती है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में जोड़ता है। ठीक, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले जोड़ता है। ठीक है, तो जैसे दयालु, तो दयालु में दया शब्द अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई। ठीक है, जैसे दयालु शब्द है तो क्या है, यालू, आलू जोड़ा, दया प्लस आलू, क्या आ गई, शब्द में विशेषता आ गई, तो ये क्या हो गया, आयालु, आलू क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो अब ऐसी क्वेश्चन पूछ रहा है, ति प्रत्यय से बना निम्न कौन सा है। ति प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है, जैसे शक्ति, शक्त प्लस ति, क्या हो गया, शक्ति। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, शक्ति। ठीक है, अब कुछ और उदाहरण एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे शक्तिशाली, शक्ति, एक मिनट थोड़ा मैं इसको मिटा दूं, जैसे शक्तिशाली,
तो देखो शक्तिशाली में क्या है, शक्ति प्लस शाली, ठीक है। तो इसमें जो प्रत्यय है वो क्या है, शाली, ठीक है। शक्ति शक्ति शक्त प्लस ती, शक्ति, यहाँ क्या हो गया, ती प्रत्यय हो गया। शक्ति पुंज, ठीक है, शक्ति प्लस पुंज, ठीक है। शक्तिपूर्ण, शक्ति प्लस पूर्ण, तो यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण प्रत्यय। तो पूछ कौन सा रहा, ती प्रत्यय। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देवासुर शब्द में निम्न कौन सा समास है, ठीक है। देवासुर शब्द में कौन सा समास है, तो देखो इसमें कौन सा समास है। अब देवासुर को जब अब तुम सामासिक विग्रह करोगे तो क्या होगा, देव प्लस असुर, देव प्लस असुर, ठीक है। तो देव प्लस असुर क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन से, दोनों पद प्रधान हो उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। जिनके विग्रह करने पर उनके बीच में क्या है, जैसे तथा, या, अथवा, ठीक है, एवं, और का प्रयोग होता है, जैसे अन्न और जल, ठीक है। अन्न जल को क्या करें, अन्न और जल, ठीक है। उसके अलावा जैसे अपना पराया, ठीक है, अपना पराया शब्द हो गया, अपना पराया, क्या है, अपना और पराया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, इसमें देवासुर में द्वंद्व समास हो गया। अब जैसे द्विग समास, कर्मधारय समास और बहुब्री समास, तो जो द्विग समास होता है कौन सा, एक द्विग समास होता है, इसमें क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद क्या होता है, इसमें पहला पद क्या होता है, पूर्व पद पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। कैसा, संख्यावाचक, जैसे दो पैर मतलब दो पैरों का समूह, ठीक है। त्रिलोक, तीन लोगों का समूह, जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, त्रिलोक, दो पैर, पंचानन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, इस समास में दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कमल नयन, ठीक है, कैसे, कमल के समान नयन, ठीक है। उसके अलावा महादेव, मतलब जो महान है, जो देव है, ठीक है, या देवों के देव हैं वो कौन है, महादेव। उसके अलावा बहुब्री समास, बहुब्री समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की, ये काफ़ी एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बोलूँ, महावीर, जो महान है, वीर है, महान वीर है, ठीक है, अर्थात हनुमान, ठीक है। उसके अलावा त्रिलोचन, अर्थात तीन आंखों वाले कौन है, शिव। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक भी पद प्रधान नहीं है लेकिन दोनों पद मिलके क्या है, अन्य विशेष अर्थ की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुब्री समास बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ क्या है। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ क्या है, सिर से पैर तक, देखो सिर से पैर तक मतलब एक जिसका सामान्य अर्थ होता है शुरू से आखिरी तक, मतलब आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर क्या है, अंत तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, आदि से लेकर अंत तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, शासन का शुद्ध निम्न में कौन सा है। देखो हम शासन को कैसे लिखते हैं, ये गलत लिखा है, शासन, ठीक है, तो ये राइट लिखा है। कौन सा बनाते हैं, साक्षरता वाला, ठीक है। तो शासन का कर बी। अगला क्वेश्चन है, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इसका जो राइट आंसर है, या इसमें क्या है, हमको रस देखना है, कौन सा रस है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, देखो इसमें क्या है कि हम भारत को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इसमें वीर रस की बात करेंगे, किसकी, वीर रस की बात, ठीक है। अब 9 रस होते हैं, ठीक है, शांत रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, ठीक है। इनके एग्जाम्पल जैसे शांत रस का मन रे तन कागज का पुतला, ठीक है। उसके अलावा जैसे श्रृंगार रस, बतरस लाल है लाल की, मुरली धरी लुकाए,
ठीक है। उसके अलावा भक्ति रस, एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्यामित, चातक तुलसीदास। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये 9 रस हैं, इनको आप कहीं पढ़ना, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये भी अलंकार से रिलेटेड, ठीक है। क्या है, सोहत ओढ़ पीठ पत, श्याम सलोनी घात, मनहु नीलमण शैल पर, आत्म पर प्रभात। तो इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है हमको, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, उत्प्रेक्ष। देखो जहाँ पे मनु मानो, क्या है, मनु मानो, मानहो, जानहो, जनहु, ठीक, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे मनहु प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उपमा अलंकार, जैसे उपमा अलंकार का है किसी वस्तु की तुलना कर सामान्य गुण से की जाती है, धर्म के आधार पर होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा। जैसे पीपल पात सरिस मंडोला, मतलब जो आदमी का मन है वो किस तरीके से डोल रहा है, पीपल के पत्ते की तरह। तो यहाँ पे क्या है, आदमी के मन की तुलना किससे करी जा रही है, पीपल के पात के रूप में, ठीक है। उसके अलावा जैसे रूपक अलंकार, इसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान में क्या होती है, भिन्नता होती है, ठीक है। वह एक रूप से दिखाई देते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, क्या कह रहा है, चरण किस तरीके हैं, कमल के समान है, जिनकी क्या कर रहा है, वंदना करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रूपक अलंकार, ठीक है। उसके अलावा संदेह अलंकार क्या होता है, जहाँ मतलब उसमें दूसरी वस्तु में संदेह हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंद उपसर्ग किस भाषा का है, बंद उपसर्ग किस भाषा का है। तो देखो बहुत सारे उपसर्ग हैं, ठीक है, हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के होते हैं। तो जो बद है वो काय का है, बद मतलब होता है प्रहार, ठीक है, क्या होता है, प्रहार। तो ये शब्द कहाँ से आया है, उर्दू फारसी शब्द, ठीक है। देखो संस्कृत भाषा के कौन कौन से, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जैसे अति, ठीक है, अधि, अनु, उप, अभि, ठीक है, जैसे अत्यधिक, अनुचर, ठीक है, अनुचर, अनु से लेके, ठीक है। उसके अलावा हिंदी के कई उपसर्ग हैं, जैसे आ, अन, को, दो, अछूता, कुचाल, ऐसे बहुत सारे। अंग्रेजी के भी हैं, जैसे सब, डिप्टी, वाइड, जनरल वगैरह ये सब, और उर्दू फारसी के जैसे बद, ठीक है। जैसे उर्दू फारसी में और भी हैं कई, जैसे बद हो गया तुम्हारा, बे हो गया, गैर हो गया, ठीक है, सर हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार ढूंढना है, ठीक है। किसमें, इस वाले क्वेश्चन में। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में महाकाल। देखो अब इसमें क्या है, इसमें तुलना की गई है किसकी, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में महाकाल, ठीक है। इसमें क्या है, उपमेय और उपमान भिन्नता हो वह एक रूप दिखाई देते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया इसमें, रूपक अलंकार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्थायी भाव का साथी नहीं होता, स्थायी भाव का साथी कौन नहीं होता। अब देखो 4 होते हैं, कौन, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। तो भाव, विभाव, स्थायी भाव, एक और होता है भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो जो अस्थायी भाव है ये नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो राइट रॉन्ग आंसर है वो कौन सा है, अस्थायी भाव, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अदल खिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। क्या है, उपसर्ग पूछ रहा है, अध खिला, उपसर्ग क्या लगते हैं, पहला, अध धन खिला, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अध खिला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलें, तो ये हमारा हिंदी हो गया यहाँ से।
अब हिंदी के बाद हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर और है, ठीक है, तो उसको भी हम कवर अप करते हैं। अब हमारा जो अगला पार्ट है वो क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो उनको देखो। इस बार ये जो पंचायती राज है वो भले ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बात सही है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कम से कम आपके जो जीएस का पोर्शन है उसमें आप ये अनुमान लगा के रखना कि 6 से लेकर मतलब 10 क्वेश्चन के बीच में यहाँ से आपके आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारा गाँव हमारा राज पर आधारित एक प्रकाशन है। तो जो प्रकाशन है ये कौन निकालता है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मध्य प्रदेश के जनजाति स्वशासन कानून, ठीक है, ठीक है। कौन ये काय पे आधारित है, हमारा गांव हमारा राज, मध्य प्रदेश में जो आदिवासी स्वशासन कानून पर आधारित एक प्रकाशन है। अब बात करते हैं जैसे मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास की बात करें, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश हम जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पढ़ते हैं वो हमारा कब आया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992 वाला, जो आया था 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, 1993 को आया था, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को। एक मिनट थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक। तो ये कब आया 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। ये अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्राम सभा की बैठकें कौन बुलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन बुलाता है, ग्राम सभा की बैठकें ग्राम पंचायत के सचिव बुलाते हैं। कौन बुलाता है, ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, ग्राम पंचायत का सचिव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ग्राम पंचायत का सचिव। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखना, आपको ये एज इट इज क्वेश्चन रखे मिलेंगे, ठीक है। तो देखो इसकी ग्राम पंचायत की जो सचिव है उसका काम क्या है, ग्राम सभा की बैठक बुलाता है, ठीक है। उसके अलावा जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, सरपंच करता है। जो पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो कि सरपंच के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है। और जो तुम्हारे पंचायत है उसका जो प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। और पंचायती राज कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, क्योंकि उसी दिन आया था ये, ठीक है, 1993 में। तो इसको क्या है के रूप में मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ ये, 2010 से। किससे, 2010 से, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसके अलावा जो पंचायती राज है या ग्राम पंचायत वो क्या है, 3 स्तरों में डिवाइड है। कौन कौन सी, ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके अलावा पंचायत समिति, उसके अलावा जिला परिषद, ठीक है। तो इस तरीके से 3 भागों में, जैसे ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद होता है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर, हमारे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो मिर्च है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है खंडवा खरगोन। कहाँ पे होता है, खंडवा और खरगोन। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, खंडवा और खरगोन। खंडवा खरगोन 2 चीज़ के लिए और है फेमस, किसके, कपास के लिए, ठीक है। और तुम्हारा जैसे तुम्हारा क्या है, गांजे के लिए क्या है, मंदसौर फेमस है, ठीक है। तो भारत दुनिया में, अगर भारत की बात की जाए, मध्य प्रदेश के लेवल पर खरगोन हो गया। अगर भारत की बात की जाए, भारत दुनिया में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता है और निर्यातक भी है, ठीक है। और भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, आंध्र प्रदेश में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, ठीक है। महाराष्ट्र किसमें, प्याज के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल चावल के मामले में, और मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कायम है दलहन के मामले में पहले स्थान पर है, ठीक है। दलहन के उत्पादन में कौन से पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना MPRLP निम्न को प्रोत्साहित करती है। काय को प्रोत्साहित करती है, ये करती है मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना किसको प्रोत्साहन देती है, स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यम को, ठीक है। किसको, स्वरोजगार और सूक्ष्म। इसका जो उद्देश्य क्या है, गरीब परिवारों को क्या करना, स्वरोजगार और प्रदान करना। तो जो MPRLP है ये पंचायती राज के ढांचे के भीतर काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 2016 में कौन सा राज्य प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, अभी देखो 2016 की बात की हो, अगर वर्तमान में हम बात करें तो भी प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ होती है, मध्य प्रदेश
फिर उसके बाद कर्नाटक में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कितने प्याज के मामले दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, फिर उसके बाद है कर्नाटक और गुजरात, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे भारत की बात करें तो भारत 2019 तक दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक और निर्यातक देश है, ठीक है। आलू के मामले में कौन, आलू के मामले में चीन फर्स्ट नंबर पे है। कौन, चीन। चीन के बाद कौन आता है, भारत, ठीक है, फिर उसके बाद रूस। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर जो रिलेटेड डेटा है उसको आप अपने अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2016-17 से लेकर 2018-19 के बीच 3 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्ष्य संख्या कितनी है। अब देखो ये डेटा बदल गया होगा, लेकिन जब उस टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, 1 करोड़, ठीक है। कितना था। अब जो 25 जो ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना ग्रामीण ये कब स्टार्ट की गई थी, ये की गई थी 25 जून 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। जो इसमें ये लक्ष्य क्या था, 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में आवास प्रदान करने का क्या प्रावधान किया गया था, ठीक है। उसके अलावा 1985 में इसी को क्या योजना, इस काय के नाम से ये योजना स्टार्ट हुई थी, राजीव गांधी द्वारा स्टार्ट की गई थी, किससे, इंदिरा आवास योजना के नाम से, ठीक है, किससे, इंदिरा आवास योजना के नाम से। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है 2015-16 से लेकर 2019-20 तक के लिए, ठीक है। तो ये किस अवधि के लिए स्टार्ट हुई थी, 2015-16 से लेकर 2019-20 तक। इसका जो उद्देश्य था, मोटिव था, वो क्या था, धरातल पर जो सिंचाई के अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना, मतलब क्या है, निवेश के साधनों को बढ़ाना, ठीक है, हर खेत पानी पहुंचा सकें, वो एक इसका मोटिव था। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब पानी की बर्बादी रोकना, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर इसके मोटिव पूछा जाए, उद्देश्य पूछे जाए तो क्या है, मतलब एग्रीकल्चर क्षेत्र में सिंचाई के लिए निवेश को बढ़ाना, ठीक है, हर खेत तक पानी पहुंचाना और पानी की बर्बादी को रोकना, ठीक है। इसके 4 घटक थे, कौन कौन से, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ठीक है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है, उसके अलावा हर खेत को पानी, और उसके अलावा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से, तो जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हो गया, निम्नलिखित में से किस फसल में भारत में 2014-15 की तुलना में 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज किया गया। तो देखो इसका जो थोड़े ये आंकड़े जरूर आज की डेट में बदले होंगे, क्योंकि इसके समय पे क्या था और आज क्या है, थोड़े इसमें वेरिएशन हो सकता है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में किस फसल में भारत में 2014-15 की तुलना में 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दी, ठीक है, इसके इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। फसल बीमा योजना और शुरू किए गए व्यवसाय के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए 2 या 3 निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फसल बीमा योजना और शुरू किए गए व्यवसाय के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए 2 या 3 में निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया है। तो देखो फसल बीमा योजना है, किसने किया है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, किसने किया है, इसका राइट आंसर क्या है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। स्थापना इसकी कब होती है, 2003 में होती है, ठीक है। इसमें क्या है, फसल बीमा योजनाओं और शुरू किए गए व्यवसाय के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए क्या है, इसकी स्थापना की गई, ठीक है। एग्रीकल्चर जो इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये कैसी है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कैसी है, बीमा कंपनी, कैसी है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। उसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है, और जो इसकी स्थापना है वो कब हुई, 2002 में, ठीक है। इसके अलावा जैसे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका क्या है, इसकी जो स्थापना कब होती है, 1972 में, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये क्या करती है, बीमा योजनाओं को कार्यान्वयन मतलब इसको क्या करना, लागू कराने का काम करती है, ठीक है। और उसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, इसका उद्देश्य क्या होती है, देश भर के बाजारों तथा किसानों को उत्पादकों को पहुंच प्रदान करना, ठीक है, ई मार्केट प्लेटफॉर्म की स्थापना करना इसका मोटिव है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर था।
तो इसका जो राइट आंसर है 2011-10-11 में जो भारत में कृषि क्षेत्र था वो कितना था 64.57। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 64.57। ठीक है, अब जो वर्तमान में जैसे कि आज की डेट में करंट में हम देखें, करंट में ये क्षेत्र कितना हो गया है 159.59 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, अगर आज की डेट में अपन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2021-22 में कितना है तो ये हो गया 159.59 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, और जो जोतों का मतलब एवरेज है भारत में, जोतों का औसत आकार कितना है 1.15 हेक्टेयर। कितना 1.15 हेक्टेयर। ठीक है, और उसके अलावा जैसे सिंचाई के साधनों की बात करें तो जैसे नलकूप सिंचाई का मुख्य साधन है। ठीक है, उसके अलावा फिर उसके बाद क्या है नहरों का स्थान। मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम को अधिनियमित किया गया, मतलब ये कब आया था, तो जो मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम है ये कब आया था 1976 में। कब आया ये 1976 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास योजना। कौन सी एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 2 अक्टूबर 1975 में। कब स्टार्ट हुई 2 अक्टूबर 1975। इसमें क्या है एकीकृत बाल विकास योजना में हम क्या करते हैं, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी माताओं को क्या भोजन, पूर्व विद्यालय शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल की सेवाएं प्रदान की जाती है। किस मिनिस्ट्री के अंदर में ये चीज़ आती है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये चीज आती है। ठीक है, अब जो ICDS है, ठीक, एकीकृत बाल विकास योजना है, इसके अंदर 6 घटक है। कौन कौन से, पूरक पोषण, कौन से पूरक पोषण। ठीक है, उसके अलावा प्री स्कूल। ठीक है, उसके अलावा तीसरा घटक है इसमें पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, उसके अलावा टीकाकरण। ठीक है, उसके अलावा स्वास्थ्य जांच। उसके अलावा क्या है परामर्श सेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, इंदिरा आवास योजना किस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो जो इंदिरा आवास योजना है वो काय के लिए है, जैसा कि आवास से समझ में आ रहा है ये मेनली किस पे फोकस करता है, आवास पर। ठीक है, किस पे फोकस करता है, इसमें मेनली आवास पे फोकस किया गया है। ठीक है, अब ये इंदिरा आवास योजना है वो कब स्टार्ट हुई, हालांकि डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनेंगे अब क्योंकि पंचायती राज हटा दिया गया, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो पूरे ही करते चलेंगे। ठीक, तो इसको स्टार्ट कब किया गया 1996 में। ठीक है, ठीक, 2015 25 जून 2015, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 25 जून 2015 से इसको नाम क्या रख दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसमें क्या लक्ष्य रखा है 2022 तक जितने भी गरीब लोग हैं उनको क्या करना, पक्के मकान या पक्के आवास प्रदान करना। ठीक, 30 वर्ग स्क्वायर फीट तक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। तो देखो मध्य प्रदेश में जो उर्वरक जो परीक्षण प्रयोगशाला है वो कहाँ है, जबलपुर में है। ठीक है, भोपाल में भी है और इंदौर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भिंड में उर्वरक परीक्षण शाला नहीं। ठीक है, उर्वरक में काय का रेशियो होता है NPK का, कितना 4:2:1। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का मिक्सचर होता है इसमें। ठीक है, उसके अलावा देखो मध्य प्रदेश में 4 जगह उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला है। कहाँ कहाँ पे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और चौथी है वो कहाँ है, ग्वालियर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सीबेट। अगला जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिले में एक गहन दृष्टिकोण के साथ लागू किया गया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम किस जिले में लागू किया गया है, तो ये किया गया है बड़वानी में। कब, कहाँ पे किया गया है, बड़वानी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं शरबती गेहूं। ये मुख्यतः कहाँ पे पैदावार होती है इसकी, सीहोर में। ठीक है, शरबती गेहूं जो कि सीहोर और विदिशा में इसका पैदावार होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है सीहोर। ठीक, वो शरबती गेहूं।
अब जैसे गेहूं की बहुत सारी किस्में हैं, स्पेशली चावल और सोयाबीन, इनकी कुछ किस्में हैं जिनको भी हमें याद रखना। जैसे गेहूं की महत्वपूर्ण किस्म कौन कौन सी हैं? SD3226, ठीक है। उसके अलावा सोनालिका, काफ़ी बार एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, किसकी किस्म है? सोनालिका, गेहूं की, ठीक है। उसके अलावा HS240, ठीक है। UP 1109, ठीक है। उसके अलावा HS420, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? कौन सा राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कहाँ? इटारसी में। इटारसी में, ठीक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इटारसी। और भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कहाँ पे? नेल्लौर के चितन देवी में राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ पे? जो कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हमने क्या किया था? 73वां संविधान संशोधन को लागू किया था, ठीक। तो उसी जी हम कब से मनाते हैं पंचायती राज दिवस? 2010 से, ठीक है। कब से मनाते हैं पंचायती राज? अब जो पंचायती राज का जैसे उल्लेख, संवैधानिक उल्लेख कहाँ का मिलता है? सबसे पहले हमें इसके बारे में मिलता है कौन से? DPSP में, अनुच्छेद 40 में, ठीक है। कहाँ पे? अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख मिलता है। फिर उसके अलावा अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल 246, इसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। काय में? 246 में, ठीक है। उसके अलावा 73वें संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम 1992 में पंचायती राज का गठन किया गया, उसमें कौन सा भाग, एक अलग भाग जोड़ा गया? कौन? 9, ठीक है। किस शीर्षक से? पंचायती, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन को लॉन्च किया गया, तो ये कब किया गया? 2016 में। कब? 2016 में। इसमें जो मेनली क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर है 2016 में, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित क्या करना? आधारभूत संरचना को पहुंचाना, ठीक है। किसको? आधारभूत संरचना को पहुंचाना। इसके अंदर 2 श्रेणियां हैं। कौन से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन एरिया के गैर जनजाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए 2 अलग मिशन चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो क्या है? निम्नलिखित में कौन सी बीमा कंपनी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी जारी कर रही है? तो ये कौन सी है? इफ्को टोक्यो। कौन सी है? इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये क्या कर रही है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्या कर रही है? पॉलिसी जारी कर रही है। तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, इसमें 3 तरह की, एक तो रबी फसल, ठीक है, खरीफ और बागवानी, ठीक है। रबी के लिए कितना है? 2%, खरीफ के लिए तुम्हारा 3% है, और बागवानी के लिए 5%, ठीक है। इसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं कौन? कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन में बेसिक में क्या क्या है? जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, फेसबुक क्या है? तो फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है? फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक का अभी नाम क्या है? नया नाम क्या रख दिया गया है? तो जो फेसबुक का नया नाम है वो क्या हो गया है? मेटा। क्या हो गया है? मेटा। ये कैसी है? सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। उसके अलावा कई सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, जैसे कि तुम्हारी हो गया ट्विटर। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट भी बोलते हैं। जैसे इंस्टाग्राम है, तो ये क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट होगी। और जो फेसबुक की स्थापना है वो कब हुई थी? 2004 में। और जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है? मार्क जकरबर्ग, ठीक है। कौन है इसके संस्थापक? मार्क जकरबर्ग, ठीक है। जैसे ही ट्विटर के जो संस्थापक हैं वो कौन है? इस साल ट्विटर काफ़ी न्यूज़ में रहा। उसका वजह ये था कि जो ट्विटर को हैंडल मतलब खरीद लिया किसने? एलॉन मस्क ने। किसने? एलॉन मस्क ने, ठीक है। उसके अलावा जो ट्विटर के जो फाउंडर हैं वो कौन है? जैक डॉर्सी। उसके अलावा इवान विलियम्स, ठीक है। कौन? इवान विलियम्स, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हारा इंस्टाग्राम है वो भी आजकल किसके अंडर में? फेसबुक के अंडर में ही है। लेकिन जो इसके संस्थापक हैं इंस्टाग्राम, ये थोड़े फेमस हैं तो इनके याद रखना संस्थापक को। इंस्टाग्राम के जो संस्थापक हैं वो हैं केविन सिस्ट्रॉम, ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप, ये भी फेसबुक के अंडर ही आती है, ठीक है।
व्हाट्सएप, इसके कौन है, जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, ठीक है। तो इनको नाम याद रखना कौन कौन से। फेसबुक के कौन है, मार्क जगरबर्ग, ठीक है। ट्विटर के कौन, जैक डॉर्सी। इंस्टाग्राम के कौन है, केविन सिस्ट्रॉम। और व्हाट्सएप के कौन है, जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ की और रख सकते हैं अगर आप रख लो तो, वो है तुम्हारे गूगल, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या होती हैं। तो जो वेब ब्राउज़र कुकीज़ होती हैं वो क्या होती है, जैसे आप किसी भी साइट पे सर्च करोगे तो पहली बार जो साइट है वो काफ़ी टाइम लेती है खुलने में, ठीक। लेकिन जब उसी साइट को अपन दोबारा या तीसरी बार जब करते हैं, क्या उस पर ब्राउजिंग करते हैं, तो वो क्या है, साइट जल्दी से डाउनलोड हो जाती है। मतलब तो वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या होती हैं, छोटे छोटे डेटा तुम्हारे फ़ोन में क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये एक छोटी फाइल होती है। क्या है, एक फाइल होती है जो कि उपयोगकर्ता का ब्राउजिंग डेटा होता है, ठीक है। जो छोटी छोटी फाइल है उसमें जो जैसे मीडिया फाइल हो गई, मल्टीमीडिया फाइल हो गई, तो जैसे आप उसको साइट को पहली बार से खोलोगे तो वो क्या है, बहुत सारी कुकीज़ आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, एक छोटी फाइल है जिसमें उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग डेटा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वीडियो फाइल स्वरूपों में उपलब्ध होती है। तो देखो वीडियो फाइल है वो हमें कौन कौन से फॉर्मेट में मिलती है। एक तो AVI फॉर्मेट में मिलती है वीडियो फाइल, ठीक है। उसके अलावा मिलती है ये हमको MPEG फॉर्मेट में मिलती है, MOV फॉर्मेट में मिलती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे MKV फॉर्मेट है, ये JPG फॉर्मेट है, ये काय के लिए है, ये फॉर्मेट है तुम्हारे पिक्स के लिए, ठीक है। किसके लिए, पिक्स के लिए, ठीक है। और इसका वीडियो फाइल के लिए एक है MP4, ठीक है। PNG काय के लिए है, PNG तुम्हारा पिक्स का ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो PDF है, ये है PDF फाइल के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, MS Excel में सभी पंक्तियों और स्तंभों को वर्कशीट में सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं। क्या पूछ रहा है वो, जो MS Excel शीट है, ठीक है, उसकी सभी पंक्तियों और स्तंभों को, तो देखो MS Excel हो, ठीक है, MS वर्कशीट हो, मतलब MS Excel हो, उसके अलावा तुम्हारी MS वर्ड हो, जितनी भी ये सारी फाइल हैं उनमें हम क्या करते हैं, Ctrl+A दबाते हैं। उससे क्या होता है, पूरी सीट मतलब पंक्ति और जितने भी स्तंभ है वो सारे क्या हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं, ठीक है। Ctrl+B का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, बोल्ड करने के लिए। किसके लिए, जो भी हमने वर्ड लिखे हैं सीट में या वर्ड में जहाँ भी, तो उनको हम बोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या का उपयोग करते हैं, Ctrl+B। Ctrl+C का उपयोग क्या के लिए करते हैं, डेटा को कॉपी करने के लिए। किसको, डेटा को कॉपी करने के लिए, ठीक है। Ctrl+D का उपयोग कहाँ पे करते हैं हम, देखो MS Excel में Ctrl+D का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जो कि एक कॉलम होता है, उसमें हम एक कोई भी सेल जिसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो उसकी जो सामग्री के साथ सेल नीचे बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, चयनित सेल की सामग्री के साथ सेल क्या होता है, नीचे बढ़ता जाता है, मतलब उसके जो नीचे का सेल होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका हम कहाँ उपयोग करते हैं, MS Excel में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या पदों को निर्दिष्ट करने को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या पदों को निर्दिष्ट करने को कहा जाता है क्या, बुकमार्क। क्या कहा जाता है, बुकमार्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बुकमार्क। अगला क्वेश्चन है, आउटलुक में नीचे दी गई इमेज काय को शो कर रही है। तो देखो अगर आपने कभी मेल भेजा होगा तो आपको ये पिक समझ में आ जाएगी, ठीक। तो ये काय को शो कर रहा है, मेल जो आपके द्वारा क्या है, भेजा गया है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, वेबसाइट एड्रेस कौन सा, https www.google.com में कॉम क्या है, COM क्या है, कमर्शियल। क्या है इसका राइट आंसर, कमर्शियल, ठीक। अगर देखो बहुत सारे हैं, जैसे COM हो गया कमर्शियल, ठीक है। उसके अलावा .NET, ठीक है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, उच्च स्तरीय डोमेन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे GOV का के लिए हो गया, .gov गवर्नमेंट के लिए हो गया, ठीक है। INT हो गया, जैसे .edu एजुकेशन के लिए हो गया, ठीक है।
INT काय के लिए हो गया, इंटरनेट संगठनों के लिए, MIL किसके लिए हो गया, मिलिट्री यूजेस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, CPU का हिस्सा कौन कौन से। देखो CPU के अंदर क्या क्या आता है, CPU के अंदर आता है ALU, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ALU। स्कैनर क्या है, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं और कंप्यूटर भेजते हैं। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। तो ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। और ये क्या है, CPU का हिस्सा क्या है, ALU, और एक और होता है। तो देखो CPU के हिस्से ALU प्लस CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, दो इसके हिस्से होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। MS वर्ड 2007 में अक्षरों के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड जो 2007 है उसमें अक्षरों के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। तो हम किसका उपयोग करते हैं, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, ये जो सिंबल दिख रहे हैं ये, इसमें देखो इसमें वो क्या पूछ रहा है, रीडू के लिए किस आइकन का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, ठीक है, रीडू के लिए। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+Y, ठीक है। रीडू में क्या होता है, जैसे कोई भी फंक्शन आपने जो उसको आपके द्वारा हटाए गए शब्द को क्या करता है, ये दोबारा से उसको ले आता है, ठीक है। इससे क्या है, बैक चले जाते हैं, जो अपने लास्ट का जो फंक्शन परफॉर्म किया है हम उससे पहुंच जाते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं, इस सिंबल का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको कट ऑफ करना होता है। और ये सिंबल किसके लिए यूज़ किया जाता है, कॉपी। इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+C Ctrl+X, ठीक है। और इसके लिए Ctrl+Y। अंडू के लिए क्या करते हैं, Ctrl+Z, ठीक है। तो ये सारी शॉर्टकट की याद रखना, क्योंकि कंप्यूटर इस बार भी है और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा जो इसके बाद 10 क्वेश्चन और रह गए हैं तो उनको हम और, अब जो हमारा क्वेश्चन है अगला है, MS वर्ड 2007 में जो डॉक्यूमेंट के हेल्प विंडो खोलने के लिए किस की का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसके लिए क्या का यूज़ करते हैं, MS वर्ड में 2007 डॉक्यूमेंट के हेल्प विंडो के लिए F1 का यूज़ करते हैं। किसमें, हेल्प के लिए F1 का। और F2 का हम यूज़ कहाँ करते हैं, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को किसके लिए, मूव कराने के लिए। किसको, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, किसको, MS वर्ड 2007 में। F11 का यूज़ कहाँ करते हैं हम, F11 का यूज़ करते हैं अगले फील्ड में मूव कराने के लिए, क्या, नेक्स्ट फील्ड में मूव कराने के लिए, ठीक है, मूव कराने के लिए। F9 का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो करंट में जो हमारे पास फील्ड होता है, चुने गए सभी फील्ड कोड को अपडेट करता है, ठीक है। उसके अलावा एक और है F12, उसका सेव एज डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है। किससे, सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विषम को चुनिए, क्या कह रहा है, ऑड फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो देखो जावा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। C++ क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन जो लिनक्स है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो क्या कर रहा है, डिफरेंट फाइंड करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ये तीनों गलत हो। ये क्या है, लैंग्वेज है, और ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, MS वर्ड 2007 में मार्जिन ऑफ पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, इंटे, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इंडेटेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंडेटेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, देखो इंडेटेशन क्या है, देखो क्या होता है, ये क्या करता है, मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, इंडेटेशन बोलते हैं। एक होता है लेफ्ट इंडेट, ठीक है। इसमें क्या है, पैराग्राफ और किसके, लेफ्ट मार्जिन के बीच की जगह को दर्शाता है, ठीक है। फिर होता है एक राइट इंडेट, ये क्या है, पैराग्राफ और राइट मार्जिन के बीच के गैप को दर्शाता है, ठीक है। फिर वो एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेट,
ठीक है। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन के उपयोग को दर्शाया जाता है। फिर एक होता है हैंगिंग इंटेंट, इसमें क्या करते हैं, बिलो द फर्स्ट लाइन टेक्स्ट लाइनों की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। तो ये कितने 4 तरह के होते हैं, ठीक है, 4 तरह के होते हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है, तो माउस क्या है, इनपुट है, ठीक है, माउस किस तरीके का है, इनपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है। हार्डवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम जो ऐसे कंपोनेंट जिनको हम अपने हाथों से छू सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन से, जैसे कि तुम्हारा प्रिंटर हो गया, ठीक है, स्क्रीन हो गया, साउंड हो गए, ठीक है, तो ये क्या है, सारे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और स्टोरेज या मेमोरी, 2 तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी 2 तरह की मेमोरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर से बना होता है, क्या होता है ये, जो एक साथ, ये क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है ये, नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क में क्या होते हैं, एक साथ कई कंप्यूटर जुड़ सकते हैं, ठीक है, क्या है, एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, जिसको लैन बोला जाता है, ठीक है। फिर एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक होता है होम एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो इसको होम एरिया नेटवर्क HAN बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके अलावा एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ये अलग अलग अपने फील्ड पर काम करते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होती है, जैसे कोई भी तुमने टेक्स्ट लिखा या कोई भी लाइन लिखी, तो उसमें क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट पे इस पर क्या करते हैं, हाइपरलिंक की लिंक लेके किसी दूसरे क्या है, लिंक को इससे जोड़ दिया जाता है। तो जैसे आप इस वर्ड पर क्लिक करते हो तो आप क्या करते हो, उस लिंक पर पहुंच जाते हो, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। इंटरनेट पता ही है अब क्या होता है, इंटरनेट कंप्यूटरों का, बहुत सारे कंप्यूटरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम, इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक क्या है, क्या है, यांत्रिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, या विद्युत उपकरण है, या नेटवर्किंग उपकरण है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल सामग्री को एडिट करने की निम्न में कौन सी विधि सही नहीं है। MS एक्सेल में क्या कह रहा है वो, सेल सामग्री को एडिट करने के लिए, देखो सेल क्या होता है MS एक्सेल में, कोई रो है और ये कोई कॉलम है। एक रो और कॉलम जब जहाँ मिलते हैं, ये बहुत सारे क्या होते हैं, सेल होते हैं। कभी MS एक्सेल खोल के देखना, उसमें ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, अलग अलग सेल बने होते हैं, ठीक है। तो इसको एक को क्या बोलते हैं हम, सेल बोलते हैं। अब जब सेल सामग्री को एडिट करने के लिए कौन सी विधि सही नहीं है, अल्ट की दबाइए, अल्ट की दबाओगे तो क्या होगा, नहीं, वो सेल एडिट नहीं होगा। F2 की दबाइए, हो जाएगा। सेल पर डबल क्लिक कर दी तो एडिट हो जाएगा, फॉर्मूला बार खुल जाता है, वहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। उसके अलावा कंट्रोल+V, कंट्रोल+V, अगर कोई भी डेटा आपने कॉपी कर लिया और वहाँ पे पेस्ट करना तो भी वो उस सेल में पेस्ट हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए, ठीक है, ये विधि नहीं है, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम को प्रतिच्छेद को क्या कहा जाता है, मैं अभी क्या बोल रहा था, एक रो और एक कॉलम जहाँ पे एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं, तो ये क्या है, एक सेल होता है, ठीक। आप कभी भी मतलब MS एक्सेल, आप एक काम करना, अभी लैपटॉप में जाना और खोल के देखना, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक सेल के पास एक वर्कशीट में A1 A2 या M60 जैसे निर्देशकों का अपना एक समुच्चय होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर है क्या, सेल। जीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जीबी का पूर्ण रूप, तो इसको क्या बोलते हैं, गीगाबाइट, क्या बोलते हैं इसको, गीगाबाइट, ठीक है। तो अब जैसे मेमोरी की बहुत सारी यूनिट हैं, कौन कौन सी हैं, सबसे यूनिट होती है बिट, छोटी, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा बाइट, एक बाइट बराबर क्या होती है, 8 बिट होते हैं, ठीक है। बाइट के और 8 बाइट बराबर बाइट के बाद फिर क्या है, किलोबाइट KB, ठीक है, वो कितना 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। उसके अलावा KB के बाद कौन सी आती है, MB, जिसमें 1024 KB होते हैं। फिर MB के बाद क्या आती है, GB, ठीक है, 1024 MB होता है इसमें। और GB के बाद आती है TB, इसमें 1024
GB होता है। ठीक है, देखो अगर आपसे बेसिकली पूछा जाए कि मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो TB टेराबाइट बोलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद भी बहुत सारी यूनिट हैं। ठीक है, जैसे हेक्साबाइट। ठीक है, तो अगर आपसे मतलब ऑप्शन में दिया है बड़ी यूनिट तो आप बताओगे, अदरवाइज आप सबसे बड़ी यूनिट कौन सी, TB बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में के माध्यम से सेल के भीतर कई लाइनों के लंबे टेक्स्ट को तोड़ा जा सकता है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो MS एक्सेल 2007 में के माध्यम से सेल के भीतर कई लाइनों को लंबे टेक्स्ट को तोड़ा जा सकता है। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं? अगर MS एक्सेल में आप जाओगे, सेल के भीतर कई लाइनों में लंबे टेक्स्ट को तोड़ा जा सकता है, तो होम टैब पर क्या है, रैप टेक्स्ट को क्लिक करके आप जैसे रैप टेक्स्ट को क्लिक करोगे तो क्या है, सेल के अंदर बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कहाँ है, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे, होम टैब पे। उसके अंदर क्या करेंगे, अलाइनमेंट समूह में जाएंगे। ठीक है, और फिर वहाँ पे जाके क्या है, रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, तो वो क्या है, टेक्स्ट बहुत सारी कैसे मेनू लाइन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी लाइनों में वो टूट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए। तो इस तरीके से हमारा पूरा पहला पेपर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया, सामान्य ज्ञान, सामान्य मैथ, ठीक है, हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर। ठीक है, अब जो अभी हमें लेटेस्ट पैटर्न है इसमें मैनेजमेंट, ठीक है, इंग्लिश, उसके अलावा रीजनिंग और ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़े हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 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 अभी प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए हम अलग से कोई जब हम टेस्ट बनाएंगे, जो हमारे पास मॉड्यूल है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अभी तक आए हम डिस्कस करें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।